हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। पढ़ रहे होंगे अब तो। हाँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, हो गया फिजिक्स का पेपर तो ठीक है, अब लग जाइए अच्छे से। केमिस्ट्री अच्छा खासा गैप है, 5 दिन का गैप बहुत होता है, बहुत सफिशिएंट गैप होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में इतना बड़ा सिलेबस है भी नहीं अपने पास, 10 चैप्टर है बेटा गिने चुने, और आराम से हम 10 चैप्टर आराम से कर सकते हैं 5 दिन में। तो देखो, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है और अभी क्या कुछ छोड़ना है, क्योंकि अब ऐसे 5 दिन में ऐसा तो है नहीं कि हम सारा कुछ पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ भी देखेंगे, नहीं। अभी हमें मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखो, फिजिकल के अंदर हमें सबसे पहले मैं बात करूँ फिजिकल की, तो फिजिकल में बेटा 23 मार्क्स आराम से हम ला सकते हैं फिजिकल के अंदर, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले आने चाहिए, कॉन्सेप्ट अपना ही होता है इजीली। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ फिजिकल के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर की, 7 नंबर का सॉल्यूशन चैप्टर है। देखो बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है कंसंट्रेशन टर्म से। भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर वही में देखना है। इसको सबसे पहली कौन सी चीज है, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कम से कम 4 टर्म्स के बारे में तो पढ़ के जाना बेटा। कौन कौन सी, एक तो मोलरिटी पढ़ के जाना, एक मोलरिटी पढ़ के जाना, एक नॉर्मलिटी पढ़ के जाना, और एक बेटा मोल फ्रैक्शन पढ़ के जाना। ये तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल बनता है। किस पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना बेटा, और उनका बॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। इसका मतलब हमें आई निकालना आना चाहिए, जिससे हम न्यूमेरिकल आसानी से अप्रोच कर सके। नेक्स्ट में थ्योरी वाला पार्ट कहाँ से बनता है, फिर देखो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ ये आने चाहिए हमें, क्योंकि इनके स्टेटमेंट और रीजनिंग पूछी जाती है। हेनरी लॉ भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हेनरी लॉ के अंदर हमें क्या पूछा जाता है, हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, ठीक है। और बेटा उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पूछा जाता है जनरली। इसके ग्राफ और इसके एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए। बता रखा है तुम्हें आसानी से ट्रिक्स कैसे एग्जांपल्स याद करने हैं, और एज ए ड्रॉप्स क्या होते हैं, नॉर्मल सी छोटी सी चीज आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे ज्यादा नंबर की 9 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो देखो, सबसे पहले हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में पता होना चाहिए। इसका डायग्राम, अगर तुम्हें डायग्राम दे दे तो उसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, अगर रिप्रेजेंटेशन दे दे तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर हमें ये चीज भी आनी चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करो बेटा मैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के अंदर देखो हमें ई नोट सेल निकालना आना चाहिए, और हमें डेल्टा जी निकालना आना चाहिए, माइनस आने ई नोट सेल या फिर ई सेल। अगर जी है तो ई सेल, जी नोट है तो ई नोट सेल। नेक्स्ट बात करो बेटा इंपॉर्टेंट चीज, नर्स्ट इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें फेराडेज के लॉ आने चाहिए, 2 फेराडे के लॉ है, दोनों के दोनों फेराडे लॉ आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ से भी क्वेश्चन बनता है। कोलराउस लॉ से कैसे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ ले, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो पूछ ले। नेक्स्ट देखो बेटा कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी भी हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा थ्योरी वाला पार्ट कहाँ से बनता है, हमें यहाँ पर प्राइमरी बैटरी के बारे में और सेकेंडरी बैटरी के बारे में भी पता होना चाहिए भाई, क्योंकि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो वही चाहता है कि उनकी रिएक्शंस वगैरह पूछी जाती है, और मैंने तुम्हें आराम से कोड बता रखे हैं कैसे हमें थ्योरी वाला पार्ट कवर करना है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी को हमें कैसे कवर करना है। प्राइमरी बैटरी के अंदर हमें 2 टाइप की बैटरी पढ़नी है, कौन कौन सी, एक तो ड्राई सेल और मरकरी सेल। और जब वहां पर हम सेकेंडरी बैटरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन सी, लेड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी बैटरी के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सी है, लेड स्टोरेज, निकल निकलने वाली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेना बेटा फ्यूल सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। और नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, थोड़ा सा थ्योरी देख लेना उससे। नेक्स्ट देखो बेटा केमिकल काइनेटिक्स, ये भी अच्छा चैप्टर है, आसानी से इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर भी।
सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना, और यहाँ पर ऑर्डर मोलिकुलरिटी क्या होती है ये डिफरेंस देख लेना। और ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये यहाँ पर ये हमें आर्मीज इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स और इनके ग्राफ्स हमें आने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई बेटा किसकी, फिजिकल की। अभी हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक की। हम नेक्स्ट देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली दो चैप्टर्स हैं, एक तो कौन सा डी एंड एफ लॉ और एक कोऑर्डिनेशन। बायोमोलिक्यूल भी हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, बट बेसिकली मैं दो चैप्टर्स के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा है, डी एंड एफ लॉ। डी एंड एफ लॉ के अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें भाई, सबसे पहले बेटा सबसे छोटा सा चैप्टर है डी एंड एफ लॉ, और फिक्स क्वेश्चंस आते हैं डी एंड एफ लॉ के अंदर से। देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखते थे, सबसे पहले अपन क्या देखते थे, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज देखते थे। तो जनरल प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, इसका मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कौन कौन सी तुम्हें मेन पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखना सबसे पहले पढ़ना बेटा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि अपन को पता है एटॉमिक रेडियस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अपन ने देखा क्या कि इनिशियली क्या होता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर डोमिनेंट था, उसके बाद शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों सेम हो गए थे, उसके बाद में शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो गया था, लास्ट में जाकर कॉपर और जिंक पे जाके। तो हमें सबसे पहले इसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, ये कैसे वेरी करती है, क्या होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज सेम क्यों होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं अपन को पता है। 3D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेट सोन क्यों करता है, मैग्नीज +7। Cu+2 मोर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत निकाल लेना, क्योंकि अपन अगर Cu+2 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उससे अपन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अगर Cu+2 का तो 3D लाइन हो गया, फिर तो इसका मतलब लेस स्टेबल होना चाहिए। Cu+2 क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी होती है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है ये, इसका मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन करता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो इधर वाले ये तो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन लिख रखे मैंने इधर साइड क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अपन को पता है स्मॉल साइज है, हाई चार्ज होता है, इस वजह से क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आइए तो इसमें ये मेटेलिक बॉन्डिंग पर, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कितना होगा, मेटेलिक बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अलॉय फॉर्मेशन पढ़ लेना थोड़ा सा। कलर्ड शो क्यों करते हैं, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दो रीजन थे क्यों, ये तो डी ट्रांजिशन, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी ट्रांजिशन के अंदर क्या था, तुम्हें जहां पर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे इसका मतलब डी ट्रांजिशन हो रहा है, अगर तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी देख के जाना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है, सेकंड आई होगी कि सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मेन चीज लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन और इसके कंसिक्वेंसेस हमें आने चाहिए। लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, और लास्ट में लेंथेनर्ड और एक्टिनर्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंस और उसकी सिमिलरिटीज देख लेना। और ये तो कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज, ये अलग अलग कंपाउंड के साथ में किसके साथ में कैसी रिएक्शन होती है वो सब देख के जाना। ठीक है, बेसिकली तुम्हें डी एंड एफ के अंदर से क्या देखना है, तो थोड़े से इसके जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो देखनी है कि भाई एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है। ठीक है, Cu+2 क्यों स्टेबल होता है, इसकी कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, मैग्नेटिक बॉन्डिंग है, अलॉय फॉर्मेशन है, ये तुम्हें थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट में ये तुम्हें दोनों कंपाउंड पढ़ने हैं, दोनों कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और लेंथेनर्ड और एक्टिनर्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंस देख लेना और सिमिलरिटी देख लेना। नेक्स्ट बात करूँ बेटा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से भी हमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमें नोमेनक्लेचर आना चाहिए। भाई नोमेनक्लेचर से में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो तुम्हें नोमेनक्लेचर दे रखा होता है उसका कंपाउंड लिखिए, या फिर कंपाउंड दे रखा उसका नोमेनक्लेचर लिखिए। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है,
और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकाल आना चाहिए। कभी कभी कैसा क्वेश्चन बन जाता है, पढ़ लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। कभी कभी तुम जल्दीबाजी में, सपोज कोई क्वेश्चन आया ऑक्सीडेशन नंबर प्लस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर का सम बताइए, और तुम सब कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 6 करके 4 करके सॉल्व करके आ जाते हो, फिर एग्जाम सेंटर से बाहर, और यार ये क्या हुआ, दोनों चीज पूछी थी, आता सब कुछ है। तो मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना प्लीज। थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बट क्वेश्चन अच्छे से हमें पढ़ना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे अपन, और दोनों को सम कर देंगे अगर सम पूछा है तो, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अगर sp3 है तो हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल शेप होगी, अगर D2sp2 है तो उसका पेयर शेप होगी, sp3d2 हो या फिर D2sp3 हो ऑक्टेड्रल शेप होगी। अगर sp3d2 बनाता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर D2sp3 बनाता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लिगेंड्स क्या होते हैं ये भी याद करते हैं, क्योंकि थ्योरी के अंदर पूछा जाता है लिगेंड्स क्या होते हैं, यूनिडेंटेड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, मतलब लिगेंड्स बेसिकली लिगेंड्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है। यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड ये सब हमें बता के आना है। एम्पीडेंटेड भी पढ़ लेना, एम्पीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिफिल लिगेंड्स तो याद होंगे, जिससे तुम्हें आराम से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ने भाई, CFT पढ़ना भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन को, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसी में क्रिस्टल फील्ड के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों पढ़ लेना। एक जैसी है दोनों, बट अप्रोच अलग अलग है, ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और वर्नर थ्योरी के अंदर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट बता बात करूं मैं आइसोमेरिज्म में, आराम से इसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। स्ट्रक्चर स्टीरियो, स्टीरियो 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, सिस और ट्रांस इसके आराम से बन जाएंगे। फिर इसमें मतलब एक 3 वाले हैं वो बना लेना। स्ट्रक्चर में ये 4-5 तो टाइप के आइसोमेरिज्म थी, पढ़ लेना। स्ट्रक्चर आराम दिख जाती है तो कि भाई लिंकेज है, एम्पीडेंटेड लिगेंड्स तो लिख रहा होगा, कोऑर्डिनेशन है, 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, आयनाइजेशन है तो भाई आयनाइज हो रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी पूरा सेकेंडरी कंपाउंड होगा, आयनाइज हो रहा होगा, सोलवेंट है H2 के साथ में दिख रहा होगा, आराम से पता अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक की। बेटा नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक के अंदर, देखो ऑर्गेनिक के अंदर भी बेटा सबसे पहले मैं बात करूँ हेलोलिकेंस एल्वेरियंस के अंदर, ये भी छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। तो सबसे पहले नेम रिएक्शंस है, वो तुमने अच्छे से याद कर रखी होंगी, नहीं कर रखी बेटा आराम से याद कर लीजिए। नेम रिएक्शन वगैरह तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर मेन चीज़ नेम रिएक्शन ही है। देखो सबसे पहले हमें 2 रिएक्शंस तो याद होने चाहिए हेलोलिकेंस एल्वेरियंस के अंदर, फ्रैंकलिन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। इनके अंदर क्या होता है, आयोडीन के भाई फ्रैंकलिन के अंदर मैं बोलूँ आयोडीन के साथ में एक्सचेंज हो जाए, अगर फ्लोरीन के साथ में एक्सचेंज होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है दोनों को दोनों, ठीक है। और ये 3 रिएक्शन छोटी चीज़ रेलेवेंस से पढ़ते आ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों को दोनों एल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, एक एराइल है एक एल्काइल है तो वुड्स फिटिंग है, दोनों को दोनों एराइल है तो फिटिंग रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ, कर रखा है अभी, अगर कोई भी अपन में बात करूँ कि अगर कोई भी हेलो एल्केन की रिएक्शन करा रखी है किसके साथ में, अगर एक्वस NaOH के साथ में करा रखी है तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, OH आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से KCN के साथ में कराऊँ तो हाइड्रोजन हट जाएगा, CN आ जाएगा। अगर AgCN के साथ में कराऊँ तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, NC आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और मेन चीज बेटा इस चैप्टर का SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें आना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म कैसे अप्रोच होती है, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो डाल रखी है, वो देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है। किस रूल के अकॉर्डिंग, सेडजर रूल के। सेडजर क्या बोलता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, जहाँ पर हमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती दिखाई देगी, मार्कोनी का एंटी मार्कोनी रूल आना चाहिए। एंटी मार्कोनी में क्या होता है, बस HBr का एडिशन और ऑक्साइड की प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमें हेलोलिकेंस और एल्वेरिंस के अंदर ये चीज़ पढ़ लेना, काम हो जाएगा। SN1 SN2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएक्शंस देख जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ बेटा मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर सबसे पहले एक मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जहाँ पर एल्कोहल बनता है, वो मैकेनिज्म देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बेटा कोई भी रिएक्शन देखूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की,
इसका मतलब मैं किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराऊं, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कोई अल्कोहल के साथ में कराऊं 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अगर कीटोन के साथ में कराऊं तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात हो गई अल्कोहल की, कैसे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, भाई अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका कोण देख लेना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। बी क्या है तो एल्डिहाइड पे ही जाके रुक जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल था, देखो पीसीसी वीक है और ये अगर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करूँ तो किस में जाकर रुक जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर इसकी जगह में स्ट्रॉन्ग डाल देता है यहाँ पर, ठीक है, K2Cr2O7 KMnO4 इस तरह से डाल देता तो क्या वहाँ पे जाकर रुक देता, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता। 2 डिग्री अल्कोहल है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे जाकर रुकेगा कीटोन के अंदर। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन इसको नहीं करता जनरली, ठीक है। फिनॉल है, इसके अंदर देखना ये 2 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये तो याद कर ही लेना, कोल्वे और रायमंड-टीमन रिएक्शन, ठीक है। कोल्वे के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। रायमंड-टीमन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या होता है, जब अपन फिनॉल की रिएक्शन से तीनों, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO2 के साथ में कराते हैं, तीनों को तीनों पोजीशन पर क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा एथर, एथर के अंदर हमें कौन 2 रिएक्शन देखनी है, कौन सी, एक तो बिलियम सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी, एथर के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और रिएक्शन विद HI के साथ में कैसे कैसे रिएक्शन होती है, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। अलग अलग कंपाउंड दे रखे होते हैं, भाई कहाँ पर SN1 का रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर SN2 लगेगा और कहाँ पर नॉर्मल जो एल्काइल हैलाइड है, हैलाइड दे रखी है तो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड कहाँ पर मतलब आयोडीन जाता है, हेलोजन एक्सचेंज के साथ में राष्ट्रपति रिएक्शन करा रखे वो देख लेना, ठीक है। और ये 2 छोटी छोटी रिएक्शन है, ये भी देख के जाना, एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोबोलिक ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी देख के जाना। क्योंकि बेटा नेम रिएक्शंस का बस यही पता नहीं कौन सी रिएक्शन पूछ ले भाई, नेम रिएक्शन के अंदर ये नहीं कि सर ये पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आ सकता, नहीं, नेम रिएक्शन के अंदर उसकी मन मर्जी है, कोई सा भी पूछ सकता है, नेम रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए। अपन को पता है फिनॉल का क्या होता है, ज़्यादा होता है एसिडिक होता है, किससे, अल्कोहल से। और अगर मैं बोलूँ फिनॉल में भी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बिट्रे ग्रुप लगा हुआ है वो मोर एसिडिक होगा, उसका नॉर्मल फिनॉल, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला, इसका मैंने तुम्हें समरी दे रखी है यहाँ पर। अगर तुम्हें क्या देता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बिट्रे ग्रुप लगा हो उसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उसका नॉर्मल फिनॉल की, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, उसका 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और याद रखना भाई दिमाग के अंदर, बच्चे सबसे बड़ा गलती करते थे, क्या पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ तो तुम अरेंज कर दोगे 100 घोड़े। अगर वो तुमसे pKa पूछ ले, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते ही नहीं है, अरे भाई हमको पता है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, तो ये देख लेना भाई क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, फिर माइनस लॉग ऑफ Ka पूछा है, इसका मतलब pKa पूछा है, देख लेना भाई वो। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ जी बेटा नेक्स्ट देखिए अमीन्स के अंदर, ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है अमीन्स भी। देखिए इसके अंदर भी देखो, सबसे पहले बात करूँ मैं नेम रिएक्शंस की। नेम रिएक्शन बेटा सबसे पहले हमें ऑफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। गैब्रियल भी देख के जाना, इंपॉर्टेंट है ये भी, मेन है ऑफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसका वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ओनली कौन सा करता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ओनली 1 डिग्री अमीन शो करते हैं, कौन सा करता है बेटा, 1 डिग्री अमीन शो करते हैं। और क्या बनाता है यहाँ पर, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ऑफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कौन शो करता है बेटा, अमाइड शो करते हैं। और एक कम कार्बन की मुझे क्या मिलती है बेटा, अमीन मिलती है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भाई, कपलिंग रिएक्शन भाई, रिएक्शन नेम रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं कर सकते बेटा, पता नहीं है कौन सी डाल दे, क्योंकि सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर भी कुछ सिलेक्शन निकाल दे तुम्हें, और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा हिंसबर्ग टेस्ट, ये टेस्ट और ये रिएक्शन पूछा जाता है। हिंसबर्ग रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं,
बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। और कौन से अमीन्स को सेपरेशन करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट आउट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? हिल्सबर्ग रिएजेंट। 1 डिग्री अमीन के साथ में क्या होता है बेटा? बेस के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। 2 डिग्री अमीन बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाती, तो 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करती। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का ज़्यादा होता है 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। क्यों? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखना बेटा, हमें बेसिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए। याद रखना भाई एक चीज़, देखो अगर तुम्हें गैसियस फेज पूछे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री उसका अमूल कर लेना, याद रखना। ठीक है, अगर तुम्हें इथाइल सब्स्टिट्यूटेड का एक्वस फेज के अंदर पूछ रखा है बेटा, तो याद रखना 2 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री उसके बाद अमोनिया कर लेना। ठीक है, अगर मिथाइल का पूछे 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री उसके बाद अमोनिया कर लेना। और अगर तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो सबसे ज़्यादा तुम्हें नॉर्मल देखो 3 डिग्री उसके बाद 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री उसके बाद अमोनिया होता ही नॉर्मल। उसके बाद एनिलीन के अंदर कौन सा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला, उसका नॉर्मल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। ये बात हो गई बेटा बेसिकली किसकी? अमीन चैप्टर की। छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, मूवमेंट डिग्रेडेशन, कार्बोनिल रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, हिल्सबर्ग रिएक्शन, गैलियम और बेसिक स्ट्रेंथ और उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे बड़ा चैप्टर जो 8 नंबर का है ऑर्गेनिक के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सबसे पहले बेटा हमें नेम रिएक्शंस की बात वो कर दे। नेम रिएक्शन बहुत सारी होती है, क्योंकि कब कौन से पूछ ले कोई पता नहीं, कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि पिछली बार ये आ गया तो अब की बार ये आएगा, नहीं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन और गेटमैन-कोच रिएक्शन, जिसके अंदर स्टीफन और एटार्ड और रोजनमुंड तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए लास्ट में क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तीनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिश्नर दोनों रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोहल और केनिजारो रिएक्शन। एल्डोहल रिएक्शन कौन सा करता है बेटा, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन क्या करते हैं, एल्डोहल रिएक्शन शो करते हैं, एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। और केनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है इसका, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। याद रखना एल्डोहल कंडेंसेशन, एल्डोहल पूछे तो एल्डोहल प्रोडक्ट तक रुक जाना बस, कंडेंसेशन पूछे तो हिट कर देना लास्ट में। और उसके बाद में नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा कौन सी, हेल-वॉलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, HBZ, रोजनलाइसिस भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, हमें पता है कि भाई कैसे कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होना चाहिए, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, उसके बाद कीटोन का होता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एसिड का ज्यादा, उसके बाद एल्कोहल का, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद एथर, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स। ये जनरल ऑर्डर हो गया, मतलब बोले तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ पता ही है, एसिड की ज्यादा, उसके बाद किसकी होती है, फिनॉल की, उसके बाद एल्कोहल की होती है। एसिड में भी कौन से, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए उसकी याद होगा। इसका मतलब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे देख लेना स्ट्रॉन्ग, इसके साथ में अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिख रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, तो कभी भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे, क्या याद रखना बेटा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है और एसिडिक स्ट्रेंथ के दौरान अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, और अलग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिखे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के तो डायरेक्टली कर देना और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इन्वर्सली कर देना। ठीक है, ये बात हो गई बेटा ऑर्गेनिक की। लास्ट चैप्टर और है बायोमोलिक्यूल, वो भी देख लो। अब लाइट देखिए बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बायोमोलिक्यूल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लो। कार्बोहाइड्रेट देख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स में तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स देख लेना। वो अपन को पता है, ग्लूकोज और इसका सारा फ्रक्टोज देख लेना बेटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए बेटा। ग्लूकोज के अंदर जितनी भी रिएक्शंस थी, ग्लूकोज के अंदर हमें रिएक्शंस जितनी भी रिएक्शन थी कि भाई
NH2OH के साथ में क्या होता है, HCl के साथ में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या होता है, ये सब जितनी भी रिएक्शन से ग्लूकोज की वो रिएक्शन देख लेना, एक दूसरे के क्या होता है इनवॉल्व होते हैं पता है, ठीक है। डाइसैकेराइड देखे ना, डाइसैकेराइड्स के अंदर भाई हमें कौन पता है डाइसैकेराइड्स क्या है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, और इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसका पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल से स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन एग्जांपल्स याद रख लेना भाई, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लूकोज की मेन चीज बता रहा हूँ, ग्लूकोज में तो ग्लूकोज के अंदर तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस है, रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्लूकोज की, जितनी भी रिएक्शंस है बेटा वो क्या है, मेन इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है बेटा, ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में इनवर्ट शुगर, ठीक है। उसका प्रोटीन के अंदर अभी ये थोड़ा तो डिफरेंस अल्फा बीटा हेलिक्स के अंदर डिफरेंस, ठीक है। फाइबर्स प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है, उसके बाद डीनेचुरेशन प्रोटीन्स क्या होती है, डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होती है, ये पता होना चाहिए। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मतलब याद रखना, ठीक है। उसका पेप्टाइड बॉन्ड, ये एम्फोटेरिक नेचर जो ड्राइंस का नाम होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एसिड को बेस की तरह नेम करते हैं अमीनो एसिड्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन होता है, ये एग्जांपल याद रखना प्रोटीन का, ठीक है। पूछा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद देखो कौन सा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या देख लेना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। डीएनए आरएनए इंपॉर्टेंट है, अपन को पता है, ये तो हर बार ही क्वेश्चन आता ही है प्रोसेस का भी, डीएनए आरएनए डिफरेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंस, ठीक है। उसका विटामिन के अंदर कौन सी फैट सोलेबल होती है, कौन सी वाटर सोलेबल होती है, बी और सी क्या है वाटर सोलेबल है, एडीई के क्या है, एडीई के क्या है फैट सोलेबल है। ये तो होगी बात किसकी बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ एक चीज़ और बेटा, जैसे कि है सुक्रोज है, उसका जैसा और आता है इसमें कौन सा माल्टोज है, लैक्टोज है, इनकी मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए कि ये किस किस से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि एक नंबर के अंदर जब एमसीक्यू आते हैं तो उसके अंदर सुक्रोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ, तो इसके अंदर हमें एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी मोनोमर यूनिट पता होनी चाहिए, याद रखना। ओनली सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी के सब क्या है रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। क्यों है रिड्यूसिंग, ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, देख लेने एक बार, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, एक बार अच्छे से पेपर करके आना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तुम अपना बेस्ट दो, 4-5 दिन है तुम्हारे पास, इनमें तुम अच्छा बेस्ट दे दो, बस आराम से मैं बोलता हूँ तुम अच्छे नंबर ले आओगे केमिस्ट्री के अंदर। अभी लोड नहीं लेना, अभी लोड लेने का टाइम नहीं, बहुत से बच्चों को क्या होता है लोड लेके बैठ जाते हैं, ये नहीं भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और उस नया भी हुआ के चक्कर में क्या होता है फिर कुछ भी नहीं हो पाता। जितना हो गया उसका रिवाइज करना है अभी, और कर लो, देख लो, अभी 4-5 दिन है, आराम से पढ़ लोगे। आई नो है ही नहीं इतना बड़ा सिलेबस केमिस्ट्री का भाई, केमिस्ट्री का सिलेबस पहले बेटा 15-15, 14-14 चैप्टर हुआ करते थे, अब 10 चैप्टर हो गए, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स बड़े बड़े तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एल्डिहाइड वाला चैप्टर बड़ा है, और तो सारे छोटे छोटे चैप्टर। अगर मैं बैठूँ ऑर्गेनिक को उठा के बैठूँ सुबह से शाम तक, मैं ऑर्गेनिक आराम से कर सकता हूँ विद क्वेश्चंस, यही कहा आई मीन बिना चुने क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन, आई मीन छोटा सा चैप्टर, ठीक है। एल्वेरिस वाला कितना छोटा सा चैप्टर है, आई मीन सब दोनों चैप्टर तो बिल्कुल छोटे छोटे, एल्कोहल फिनोल वाला भी ठीक है थोड़ा बड़ा, बट इतना बड़ा नहीं है वो, 2 चैप्टर तो बिल्कुल छोटे हैं। अगर मैं उठाऊँ 1-1 घंटे में आराम से हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। टाइम है अपने पास में, काफ़ी अच्छा टाइम है, आराम से पढ़िए बेटा भी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना है, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। 4-5 दिन है, नींद पूरी करके जाना एग्जाम देते टाइम। कुछ बच्चे होते पूरी रात पढ़ते हैं उस दिन, बेटा कुछ भी नहीं होता, एग्जाम में जाके परेशान होते बस, ठीक है। तो अभी आराम से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच, अच्छा देख के आना।